हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी की बेस थ्योरम सीरीज़ में ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिकी एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूँगी जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी के क्वेश्चंस भी इस पे बहुत बनते हैं। इसको समझने से पहले आपने अगर पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि बेस थ्योरम का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया है तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो इसको करने से पहले आपको पहले वाली वीडियोस एक बार ज़रूर देख लेनी चाहिए। तो आइए देखते हैं बेस थ्योरम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। बॉक्स 1 contains 3 red and 4 black balls. Box 2 contains 4 red and 5 black balls. आपके पास दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स में 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं और दूसरा बॉक्स में आपके पास 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, 2 balls are transferred at random from box 1 to box 2. डियर स्टूडेंट, यहाँ आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन से अलग क्यों है। अलग इसलिए है कि इसमें आपको एक बॉक्स सेलेक्ट नहीं करना। आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उनमें क्या होता है, आपको दो बॉक्स दिए होते हैं। पहले आप एक बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, फिर आप उनमें से बॉल निकालते हैं। ये क्वेश्चन आपका 13.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है और इसी तरह के बहुत क्वेश्चन जो आसानी से हो जाते हैं, इजी क्वेश्चन बोले जाते हैं, उनमें क्या किया जाता है कि आपको दो बॉक्स गिवन होते हैं। पहले आपको एक बॉक्स सेलेक्ट करना होता है, फिर उसमें से बॉल निकालनी होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 balls are transferred at random from box 1 to box 2. यानी यहाँ आपको फिक्स कहा जा रहा है कि पहले आपको बॉक्स 1 से दो बॉल निकालनी है और बॉक्स 2 में डाल देनी है। And then a ball is drawn at random from box 2. फिर क्या किया जा रहा है कि बॉक्स 2 से एक बॉल निकाली जा रही है। The ball so drawn is found to be red in color. अब जो बॉल आ रही है वो रेड कलर की आ रही है। Find the probability. अब आपको जो probability फाइंड करनी है वो क्या है। Find the probability that transferred ball were 1 red and 1 black. ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पहले आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन अलग क्यों है। यहाँ पे आपको दो बॉक्स गिवन है। पहला जो काम करना है वो आपको बॉक्स 1 से ही करना है। बॉक्स 2 की तरफ आपको नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, वो बॉक्स 1 भी हो सकता है, बॉक्स 2 भी हो सकता है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, पहले आपको बॉक्स 1 से ही दो बॉल्स निकालनी है। बॉक्स 1 से आप दो बॉल निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, बॉक्स 2 में वो बॉल्स आप डाल देंगे। फिर क्या करना है आपको, ये दो बॉल आपने निकाली और इसमें डाल दी, फिर आपको एक रेड बॉल बॉक्स 2 से निकालनी है। अब आपको बॉक्स 1 की तरफ नहीं जाना, आपको बॉक्स 2 से ही एक रेड बॉल निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको दिया है, लेकिन वहां पे आपको जो क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की 12th क्लास की मिसलेनियस में 13 चैप्टर, आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें एक बॉल ट्रांसफर करना है। उस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे
इस क्वेश्चन के बाद आप उसको करके देखिएगा, आपके आपसे आराम से हो जाएगा। उसमें एक बॉल ट्रांसफर हो रही है तो वो इजी हो गया, इससे वहां पे आपके केसेस कम बनेंगे। इस क्वेश्चन में हमने आपको जो लिया है 2 बॉल्स का लिया है, क्योंकि जो एग्जाम में आया है अभी कुछ साल पहले तो वो 2 बॉल ट्रांसफर का केस है। अब देखिए हमने बॉक्स 1 लिख लिया और बॉक्स 2 को अलग से लिख लिया, क्योंकि बॉक्स 1 से हमें पहले काम करना है। पहले हमें क्या करना है, बॉक्स 1 से 2 बॉल निकालनी है। क्वेश्चन अब हमें स्टार्टिंग से चलना है कि हम एक एक स्टेप क्या कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि हम कैसे कर रहे हैं, एक्टिविटी आपको समझनी है कि क्या एक्टिविटी हो रही है। सबसे पहली एक्टिविटी जो हो रही है वो ये हो रही है कि बॉक्स 1 से 2 बॉल निकाली जा रही है। अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो यहाँ हमें पॉसिबिलिटीज देखनी है। बॉक्स 1 से अगर आप 2 बॉल निकालेंगे तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों बॉल आपकी रेड आ जाए, एक रेड और एक ब्लैक आ जाए, या दोनों बॉल आपकी ब्लैक आ जाए। ये पॉसिबिलिटी आपकी है कि बॉक्स 1 से आप जब बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो आपकी 3 केसेस बनते हैं। दोनों रेड बॉल्स आ जाएं। अब जब 2 रेड बॉल आप निकाल रहे हैं तो उसको निकाल के आपको करना क्या है, ये भी आपको देखना है। उसको निकाल के आपको बॉक्स 2 में डाल देना है। तो यहाँ पे जब आप जो भी केस लिख रहे हैं उसके बाद बॉक्स 2 में बॉल इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि 2 बॉल आप और डाल रहे हैं और पहले से उसमें कौन सी बॉल्स है, 4 रेड है और 5 ब्लैक है। अब अगर 2 बॉल्स आप डाल देंगे तो जो बॉल्स होंगी उसको आप साथ साथ लिख लीजिए, नहीं तो क्या होता है यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, फिर यहीं पे मिस्टेक हो जाती है तो आगे क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। तो 2 बॉल्स जो आपने रेड निकाली उनको आपने बॉक्स 2 में डाल दिया, तो यहाँ आपके पास बॉक्स 2 में कितनी बॉल्स हो गई, 4 रेड बॉल्स थी आपके पास, 2 आपने और डाल दी तो यहाँ 6 हो गई, ये नंबर चेंज हो गया। और 5 ब्लैक थी तो यहाँ 5 की 5 ब्लैक रही, आपके पास इतनी ही बॉल्स रह गई, क्योंकि आपके पास 2 रेड आपने डाली है। पहले आपके पास 9 बॉल्स थी बॉक्स 2 में, अब आपके पास 11 बॉल्स हो जाएंगी यहाँ पे। फिर हम देखेंगे दूसरे केस में। सेकेंड केस हमने ये लिया है कि अगर आपने एक रेड और एक ब्लैक बॉल निकाली, एक रेड और एक ब्लैक बॉल आपने बॉक्स 1 से निकाल के बॉक्स 2 में डाल दी, अब आपके पास बॉक्स 2 में कितनी बॉल्स होंगी, एक रेड इंक्रीज हो गई और एक ब्लैक इंक्रीज हो गई, यानी रेड हो गई 5 और ब्लैक हो गई 6, टोटल 11 बॉल्स आपके पास बैक 2 में है। अब अगर 2 ब्लैक बॉल्स आप निकाल रहे हैं, अगर आपके ने बॉल निकाली बॉक्स 1 से और दोनों ब्लैक निकली, तब हमारी इसमें कितनी बॉल्स हो जाएंगी, 4 रेड और 7 ब्लैक। ये हमारा बैक 2 बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ बॉक्स 2 देखना है। जब आपको बॉक्स 1 पे काम करना है तब आप बॉक्स 2 की तरफ मत सोचिए। जब आपको बॉक्स 2 से निकालना है तब आप बॉक्स 1 को भूल जाइए। बॉक्स 1 को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, कोने में, उसका काम नहीं। अब हमारे पास काम क्या है, हमें बॉक्स 2 से एक रेड बॉल निकालनी है। अब आप इसको सिंपल 10th के क्वेश्चन की तरह से करिए। ये मान के चलिए कि आपके सामने सिर्फ एक बॉक्स है जो बॉक्स 2 है, इससे आपको एक रेड बॉल निकालनी है। तो आप बिल्कुल आसानी से इसकी प्रोबेबिलिटी लिख पाएंगे कि आपको क्या करना है, सिर्फ बॉक्स 2 है उसमें से आपको एक रेड बॉल निकालनी है। अगर आपका फर्स्ट केस है तो इसमें रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 6/11। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि बॉक्स 2 से आप बॉल निकाल रहे हैं, रेड बॉल निकाल रहे हैं, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6/11। सेकेंड केस में अगर आप इससे रेड बॉल निकाल रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/11। और थर्ड केस में आपने रेड बॉल इसमें डाली ही नहीं है
और रेड बॉल निकाल रहे हैं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/11। ये आपकी तीनों केसेस में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई। तीनों केसेस में आपने रेड बॉल ही निकालनी है। अब देखते हैं हम E1, E2, E3 ये इवेंट कौन सी होंगी। ये जो शुरू की इवेंट्स होती हैं ये हमारी E1, E2 और E3 होती हैं। ये आपका यही फॉर्मूला है जो आप पिछली 2 वीडियो से पढ़ते चले आ रहे हैं। बेस थ्योरम की स्टार्टिंग में आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप बेटर है दोनों वीडियोस देख लें, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये फॉर्मूला मैंने दोनों वीडियोस में बताया है। बेस थ्योरम के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब हम सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैसे हमारी कौन सी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी जो हम वो निकालेंगे। देखिए ए इवेंट क्या है। ए इवेंट हम कैसे डिसाइड करते हैं, जो हमारी लास्ट में इवेंट होती है और तीनों में सब में कॉमन होती है। तो यहाँ पे हमने ए इवेंट लिया है, ए बी द इवेंट दैट रेड बॉल इज थ्रोन फ्रॉम बैक टू। बैक टू से जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में जो लिखा है कि आप शिफ्ट भले ही कोई भी बॉल करें, शिफ्टिंग में आप कोई भी बॉल शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन लास्ट में आपको बैक टू से जो निकालने रेड बॉल ही निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बैक टू से हमें ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया। इस क्वेश्चन में हमें बैक टू से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कही गई। ये तीनों में कॉमन इवेंट है। अब देखिए क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 क्या है, हमें 2 रेड बॉल बॉक्स 1 से निकालनी है। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा कि अभी आप बॉक्स 1 से निकाल रहे हैं, अभी आप सिर्फ बॉक्स 1 से E1, E2, E3 देख रहे हैं। तो आप बॉक्स 2 को थोड़ी देर के लिए अपने माइंड से हटा दीजिए। सिर्फ आप ये याद रख लीजिए कि बॉक्स 1 में क्या है। बॉक्स 1 का काम है अभी, तो बॉक्स 1 से आपको क्या करना है, 2 रेड बॉल निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बॉक्स 1 में आपके पास 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। इससे आपको क्या करना है, 2 रेड बॉल्स निकालनी है। तो अगर आप बॉक्स 1 से एक बॉल निकाल रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/7। बिल्कुल सिंपल। अब ये बॉल आपने निकाली, लेकिन इसको आपने वापस बॉक्स में नहीं डाला, इसको आपने कहाँ रखा, बैक बॉक्स 2 में डाल दिया। आपने एक बॉल निकाली और बॉक्स 2 में डाल दी, फिर आपने दूसरी बॉल निकाली, तो अब बॉक्स 1 में एक बॉल कम हो गई। दूसरी बॉल निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6, क्योंकि रेड 2 बॉल्स बची और टोटल 6 बॉल्स बची। तो यहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 इंटू 2 6 कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ बचा आपके पास 1/6। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरी प्रोबेबिलिटी है आपकी E2, जिसमें आप 1 रेड और 1 ब्लैक निकाल रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी यहाँ हमने ये केस नहीं लिया कि पहली वाली रेड ही निकलेगी, पहली रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। तो यहाँ हम दोनों केसेस लेंगे। पहले हमने रेड बॉल निकाली है, पहले हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी लिखी है, तो पहली बॉल आपकी पहली रेड आ गई, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7। अब एक बॉल क्योंकि निकाल के आप दूसरे बॉक्स में डाल चुके हैं, तो यहाँ 6 बॉल बचेंगी। लेकिन ब्लैक बॉल आपने अभी नहीं निकाली है, तो ब्लैक 4 है और रेड 2 है, यानी 6 बॉल्स हैं आपके पास, जिसमें ब्लैक 4 बॉल्स हैं। तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 4/6। तो ये आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी दोनों बॉल्स निकालने की। अब दूसरा केस आ गया कि पहले अगर आपकी बॉल निकल रही है ब्लैक और दोबारा में आपकी बॉल निकलेगी रेड, तो पहली बार में आपकी ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 4/7, क्योंकि ब्लैक बॉल है 4। अब ये ब्लैक बॉल आप दूसरे बॉक्स में डाल चुके हैं, तो फिर आपकी दूसरी बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, क्योंकि रेड आपकी 3 बॉल्स हैं और टोटल आपकी 6 बॉल्स हैं, कि एक ब्लैक आप उसमें दूसरे बॉक्स में डाल चुके हैं। तो ये हो गया आपका एक रेड और एक बॉल
ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 6 आपका कैंसिल हो रहा है, ऊपर 6 से ऊपर बची तो यहाँ बचेगा 2/7, इधर भी ये 6 कैंसिल हो रहा है तो 2/7 बचा, 2/7 ऐड होके आपके पास आ गया 4/7, 4/7 आ गया। अब देखिए, अब हम तीसरा केस देखेंगे। तीसरे केस में E3 यानी हमारी दोनों बॉल्स जो हैं वो ब्लैक बॉल निकले, दोनों बॉल हमारी ब्लैक बॉल आए। तो इसके लिए आपकी ब्लैक बॉल है आपके पास 4, तो पहली बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/7। अब ये बॉल आपने डाल दी बैक 2 में, बॉक्स 2 में, तो आपके पास बचेगी 6 बॉल्स। तो दूसरी ब्लैक बॉल ही निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6। तो इस तरह से हमने इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ जाएगा 2/7। तो ये हमारी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2 और E3। E1 हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये आप पहले निकाल चुके हैं सारी बॉल्स, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो इसको अब लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये आपने पहले निकाली थी 6/11, और दूसरी ये आपकी हो गई 6/11 पहली वाली। फिर दूसरी आप निकालते हैं तो ये हो गई आपकी 5/11, और फिर तीसरी आपने निकाली तो ये आपकी है 4/11। तो ये आपकी तीनों प्रोबेबिलिटी आपने लिख ली। अब आपको क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ना है कि आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी क्या लिखी है। आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल, अब आपको कहा जा रहा है ट्रांसफर्ड बॉल वन रेड एंड वन ब्लैक, वन रेड और वन ब्लैक, ये वाला केस आपका कौन सा था, E2। ये हमारा केस E2 है कि वन रेड और वन ब्लैक बॉल हमें ट्रांसफर हो रही है। और फिर हम गिवन ये है, गिवन दैट जो होता है बॉल रेड, बॉक्स 2 से रेड बॉल आ रही है, ये होती है ए इवेंट। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, E2A। यहाँ आपको क्वेश्चन को फिर ध्यान से पढ़ना है कि किसकी लिखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी जो लिखा होता है उसको हम पहले लिखते हैं और उसको हम ई में लेते हैं, उसमें से हम E1, E2, E3 निकालते हैं। फिर जो होता है गिवन दैट वो वाली प्रोबेबिलिटी आपकी ए होती है और उसको हम स्लैश करके बाद में लिखते हैं। ये आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी की वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपको और ज्यादा डिटेल समझनी है तो ये हमारा हो गया, हमें E2A निकालना है। और अब हम सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे। आपको पता है कि जो आपको निकालनी होती है उसको आप न्यूमरेटर में रखते हैं और बाकी तीनों केसेस को ऐड करके हम डिनोमिनेटर लेते हैं। यानी फॉर्मूला आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE3। अब इसमें आप सारी वैल्यूज रख देंगे। E2 आपकी 4/7 आई हुई थी अपॉन इंटू 5/11 अपॉन 1/7 इंटू 6/11 प्लस ये अब आपकी सेम आ जाती है ऊपर जो आपने लिखी है, ये E2 इवेंट जो आपने ये ऊपर लिखी है 4/7 अपॉन इंटू 5/11 प्लस ये E3 की प्रोबेबिलिटी 2/7 इंटू 4/11। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7/11 कॉमन जा रहा है, 7 इंटू 11 कॉमन हो रहा है पूरे में से, तो आपके पास बचेगा 20/6 प्लस 20 प्लस 8। डिनोमिनेटर के तीनों नंबर से ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34, यानी अब आपके पास आ गया 20/34। 2 से कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा 10/17। ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन ट्रांसफर्ड बॉल का है। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बाकी के क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बॉक्स 1 फिक्स है कि आपको बॉक्स सेलेक्ट नहीं करना। सबसे पहली पहचान यही है कि इसमें आपको बॉक्स सेलेक्ट नहीं करना। बाकी के क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं बुक में
उनमें आपको पहले बैग सेलेक्ट करना होता है, फिर बॉल निकालनी होती है। और इसमें क्या है कि इसमें आपका बॉक्स 1 फिक्स है कि पहले आपको दो बॉल्स बॉक्स 1 से ही निकालनी है और बॉक्स 2 में ही डालनी है। ये भी नहीं है कि आपने बॉक्स 1 से निकाली और उसी में डाल दी, नहीं, आपको बॉक्स 1 से दो बॉल निकालनी है और उनको बॉक्स 2 में डालना है और फिर आपको एक बॉल बॉक्स 1 से निकालनी है। अब इसी तरह का क्वेश्चन अगर एक बॉल का आता है, अगर आप बॉक्स 1 से एक बॉल निकाल के बॉक्स 2 में एक बॉल डाल रहे हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं कि आपका बॉक्स 2 बना लीजिए, उसमें नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होती है। अगर आपकी रेड पड़ रही है, एक बॉल आप निकाल रहे हैं तो वो रेड हो सकती है या ब्लैक हो सकती है, दो ही केस बनेंगे, वो दो ही केस वाला क्वेश्चन है। और जब आपकी बॉक्स 2 में बॉल आ जाएगी तो वहां नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होती है ये आप लिख लीजिए, ये आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया, फिर इसी तरह से आप 3 बॉल शिफ्ट करने का क्वेश्चन करिएगा। अगर आपने कर लिया तो आप मास्टर हो गए, आपको सब कुछ आ गया, यानी आप आराम से प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। आप ट्राई करने के लिए आप यही ट्राई कर लीजिए, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, अगर आपने कर लिया तो मतलब आपको आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये भी मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इसी तरह का एक क्वेश्चन है मिसलेनियस में। इसमें सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है या नहीं। अब तो आपको बता ही रहे हैं यहाँ पे कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में अगर आप चाहते हैं अपने आप को ऑनेस्टली जज करना तो आप पहले इसको पहचानिए कि इसको बेस थ्योरम का क्वेश्चन क्यों कहा जा रहा है। देखिए, सपोज दैट 5 males out of 100 and 25 females out of thousands are good orators। यहाँ पे क्या किया, ये सपोज कहा जा रहा है, सपोज दैट, यानी ये गिवन सपोज और ये इस तरह का क्वेश्चन, ये चीज हो गई। एन ऑरेटर इज चूजन एट रैंडम, अब एक ऑरेटर आपको चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मेल पर्सन इज चूजन, मेल पर्सन चूजन, assume that there are equal number of males and females। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि आपको पहले कहा जा रहा है कि सपोज आ गया तो इसका मतलब ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी होगी। सपोज आ गया, गिवन आ गया, इफ आ गया, तो ये आपकी कंडीशन वाली प्रोबेबिलिटी, आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी नहीं है, कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे दो केसेस हैं, मेल और फीमेल, तो इसका मतलब क्या हो गया, बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। अगर इसमें एक ही केस होता, सिर्फ मेल होते और गिवन और सपोज आपको दिया होता, तो आप वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यानी 13.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन हो जाता। अब क्योंकि यहाँ दो केस है, एक मेल्स में भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप और फीमेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन बेस थ्योरम का हो गया। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमने ए इवेंट लिया पहले। ए इवेंट क्या है, आपको एन ऑरेटर इज चूजन, एक ऑरेटर सेलेक्ट करना है। ए बी द इवेंट, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लेकिन आपको ऑरेटर ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, अब क्वेश्चन को शुरू से समझ लेते हैं। आपके पास क्राउड यानी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है। अब आप मेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फीमेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे सिर्फ आपको मेल या फीमेल ही सिलेक्ट करना होता तो आपका ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया था, लेकिन आपको मेल या फीमेल तो सिलेक्ट करना है, लेकिन वो कैसे, वो अच्छा ऑरेटर होना चाहिए। ऑरेटर मीन्स अच्छा वक्ता होना चाहिए, अच्छा बोलने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी हो गई। अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी के क्योंकि दो केस है, मेल भी है और फीमेल भी है, तो ये आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, आपको एन ऑरेटर इज चूजन, एक ऑरेटर आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या गिवन है, बहुत सारे लोग आपके पास बैठे हुए हैं, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है।
अगर मेल पर्सन ऑडिटर सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि 5 आते, अगर आप 100% बिठा के रखें तो उसमें से आप 5 अच्छे ऑडिटर मिलते हैं, तो यानी 5/100 आपकी ऑडिटर की प्रोबेबिलिटी हो गई मेल्स में। और फीमेल में अगर आपको ऑडिटर चूज करना है तो अगर आप 1000 फीमेल बिठा के रखें उसमें से आप 25 आपकी अच्छी ऑडिटर होती हैं। ये आपको क्वेश्चन में गिवन प्रोबेबिलिटी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब हम डिसाइड करेंगे E1 एंड E2 इवेंट क्या है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब देखिए E1 और E2 ये दो इवेंट है कि आपको सेलेक्ट करना है, वो या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। अब आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट लाइन में क्या लिखा है, एज्यूम दैट इक्वल नंबर ऑफ पीपल्स, इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स, दोनों मेल और फीमेल इक्वल नंबर है यानी बराबर है, जितने मेल है उतने ही फीमेल है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 मेल्स के लिए और 1/2 ही हो गई फीमेल्स के लिए। तो यहाँ E1 E2 इवेंट्स हमारी हो गई 1/2 एंड 1/2। अब आपका क्वेश्चन हो गया, देखिए आराम से। E1 आपने निकाल लिया 5/100, E2 आपने निकाल लिया 25/1000। अब क्या करना है, फॉर्मूले में रख देना है बस। अब आपका क्वेश्चन हो गया, आपको क्या करना है, सीधा वैल्यूज फॉर्मूले में रख देनी है। फॉर्मूले में रख देने का क्या मतलब है, इससे पहले आपको अभी समझना पड़ेगा थोड़ा सा और। यहाँ से अब आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। यहाँ आपको बार बार मैंने हर क्वेश्चन में ये बताया कि जब आप ये स्टेप लिख रहे हैं तब आप क्वेश्चन को और फिर ठीक से पढ़िए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी क्या लिखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मेल इज चूजन, मेल पर्सन चूज किया जा रहा है, तो ये क्या है E1, ये आपका हो गया E1, यानी आपको मेल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दिखानी है। लेकिन वो मेल कैसा होना चाहिए, गिवन दैट, अब ये आ गया गिवन दैट चूजन पर्सन इज एन ऑडिटर। मेल जो है वो ऐसा ही नहीं कि कोई भी आप मेल उठा लाए, मेल ऑडिटर होना चाहिए, अच्छा गुड ऑडिटर होना चाहिए। तो यहाँ ए इवेंट हो गई आपकी, आपने ऑडिटर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी रखी थी ए इवेंट। ए इवेंट आपने क्या रखी थी, ए इवेंट आपने यही रखी थी कि पर्सन इज एन ऑडिटर। तो यहाँ आपको मतलब ये है कि E1 ए फाइंड करना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है मेल पर्सन सेलेक्ट करना है और पर्सन ऑडिटर होना चाहिए। मेल ये नहीं है कि कोई भी मेल, ऑडिटर मेल सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है जो आपको निकालना है, उसका हम E1 को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में आपका टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल अपॉन टोटल यही प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। तो यहाँ फेवरेबल E1 है, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। हम इसकी वैल्यूज रख देंगे 1/2 इंटू 5/100 अपॉन 1/2 इंटू 5/100 प्लस 1/2 इंटू 25/100। अब सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन मतलब 2 इंटू 100 ये कॉमन निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपका 1000 है, एक आपका 25/1000 आ रहा है। तो ये आपका यहाँ एक जीरो बच जाएगा कि 25/10, ये आपके क्वेश्चन में बच जाएगा। तो इसका अगर आप ये बचेगा तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा ये आपका 2.5, ये आपका 25, 2 और 100 कॉमन निकल रहा है, 2 इंटू 100 कॉमन निकल रहा है, लेकिन यहाँ एक जीरो बचेगा तो इसकी वजह से ये हो गया 2.5, यानी आपके पास बचा 5/7.5। पॉइंट रिमूव करेंगे तो आपके पास बचेगा 50/75, 50/75 कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास बचेगा 25 से कैंसिल हो रहा है 2/3। ये आपका फाइनल आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपके लिए एडवाइसेबल है
कि प्रोबेबिलिटी की, बेस थ्योरम की सारी वीडियोस देखने के बाद अगर आप एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके मार्क्स 100% श्योर बेस थ्योरम से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर पाएंगे। आप एनसीईआरटी के इसके बाद सारे एग्जाम्पल्स कर लीजिए और क्वेश्चंस कर लीजिए, और केस स्टडी का जो क्वेश्चन आया हुआ है सैम्पल पेपर में भी, और नया क्वेश्चन मैंने अपनी एक वीडियो में भी डाला हुआ है केस स्टडी में, उसको आप इसके बाद समझेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी की वीडियोस देख के उसके बाद समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। बेस थ्योरम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स आपने समझे, आपको समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करूँगी। और इसी तरह के और कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल वाइस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।